नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस हमारे चैनल पे गुरुजी 4.0 पे। बेटा, आप लोगों को ये जो क्लासेस हम अवेलेबल करवा रहे हैं, ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये एक हमारा एक ऐप है जिसका नाम है गुरुजी 4.0। तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में उस ऐप में ही एक आपको स्कूलिंग का सेक्शन दिखाई देगा जहाँ पे आपको ये वेरियस कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से बायोलॉजी जो है वो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने कंटिन्यूस फैशन में हम बायोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं 12th क्लास का। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो हमारा थर्ड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे थे हम। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने किस किस चीज़ पे चर्चा की थी, एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा था कल हम कल हाँ, कल या परसों की क्लासेस में अपन ने जब ये हमने कवर की थी तो आपने देखा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। इंडिपेंडेंट होने के बाद में इंडिया ने हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे वर्क किए। हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इनिशियली स्टेप्स लेकर के आपके हॉस्पिटल्स, सीएससी पीएससी को बनाया, जिससे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड हो सके। उसके साथ साथ में क्वालिफाइड स्टाफ जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज को शामिल किया गया, क्योंकि इनके बिना रिप्रोडक्टिव हेल्थ या हम ये बोल सकते हैं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो सकता। हम लोगों ने देखा कि सर इनिशियली इन प्रोग्राम्स को जो चलाया गया था वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से चलाया गया। देन उसके बाद में इनका नाम बदल करके समय समय पर इनके नाम बदले गए। हम आज जो है इनको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के हेडिंग के अंतर्गत लेते हैं। हमने ये कुछ बातें करी थी कि ये प्रोग्राम्स किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होना, डिलीवरी से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, मदर की केयर कैसे हो सकती है, उसके बाद में डिलीवरी के बाद पोस्ट नेटल केयर कैसे हो सकती है। हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, सेक्स एजुकेशन कैसे हम सोसाइटी के अंदर फैला सकते हैं। उसके साथ साथ में हमने ये भी बात की थी कि हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट जो था, या हम ये कहें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ था, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सुदृढ़ हुआ था तो मदर मोटिलिटी रेट और इन्फेंट मोटिलिटी रेट दोनों ही कम हुई। और उसके साथ साथ जो एज ग्रुप थी फर्टाइल कपल्स की, वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये हम कह सकते हैं कि सर इस वजह से हमारी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इंडिया में इस पीरियड के दौरान। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब सेंसस की गई थी तो 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, लेकिन 2011 आते आते ये 2000 में जब काउंट किया गया तो कितनी हुई, 6 बिलियन। और 2011 के अंदर ये जो पॉपुलेशन थी ये आपकी 7.2 बिलियन हो गई। ठीक है, और अगर हम केवल इंडिया की बात करें तो ये 2000 में 1 बिलियन थी। हम ये कह सकते हैं कि हर छः में से एक क्या था, हर छः में से पूरे वर्ल्ड के लोगों में से हर छः में से एक क्या था, भारतीय था। तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ उसकी वजह से हमारे देश की कंडीशन खराब हो गई, हमारी जीडीपी डाउन हो गई, हमारे देश में पॉवर्टी गरीबी फैल गई, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, हमारे देश में फूड की स्कार्सिटी हो गई, हमारे देश के अंदर रहने की, हम ये कहें कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। 2011 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन रही जब सेंसस हुआ, और हमारे अकेले इंडिया की 1.2 बिलियन। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो ये 2% से स्लाइटली कम है, जो कि एक बहुत बड़ा हम ये कहें कि आंकड़ा है। 1000 लोगों पर 20 लोग
एनुअली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम लीडिंग कंट्री बन चुके हैं विश्व की। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए क्या, कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। और पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए वेरियस प्रोग्राम चलाए गए। उनमें से एक प्रोग्राम ये था कि हमें किन का यूज़ लेना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ में लेना है। नाउ एक अच्छा जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, हम लोगों ने कल उस पर चर्चा की। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, सेक्सुअल डिज़ायर को इंटरप्ट ना करे, इजी टू यूज़ हो, और सर इसको यूज़ में लेने के लिए किसी एक्सपर्ट्स के पास में ना जाना पड़े। तो ये कुछ अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या है, प्रॉपर्टीज होती हैं। आज की क्लास में हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से हैं, और इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम किस तरीके से यूज़ ले सकते हैं, और ये किस तरीके से आपकी हेल्प करता है एक फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बनाने में। ठीक है, तो आप इस तरीके इनको यूज़ में लेकर के किस तरीके से परिवार को नियोजित कर सकते हैं, या आप अपनी फैमिली को एक कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है जिससे फैमिली ना बढ़े, हम ये कह सकते हैं। तो अगर हम इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। सर पहला, नेचुरल मेथड। दूसरा, बैरियर मेथड। तीसरा, केमिकल मेथड। चौथा, आईयूडीज। और पांचवा, सर्जिकल मेथड। तो ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इनको हमने क्या कर रखा है सर, इस तरीके से बाइफरकेट कर रखा है अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल मेथड की बात करते हैं कि सर कॉन्ट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड क्या है। ठीक है, तो अगर नेचुरल मेथड की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि सर इसमें बिना किसी डिवाइस को यूज में लिए हुए, या बिना किसी हम ये कह सकते हैं कुछ चीज़ों का केवल ध्यान रख करके ही आप क्या कर सकते हो सर, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हो। ये एक नेचुरल तरीका होता है, इसमें कोई केमिकल या किसी भी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज में नहीं लिया जाता है, या किसी तरीके का कोई एड्स यूज में नहीं लिए जाते हैं। तो ये मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, पहले ही अगर हम बात करें तो सर इसमें पहला मेथड है विथड्रॉल। तो पहला मेथड है विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड क्या है, विथड्रॉल मेथड है जिसमें
जिसमें हम कह सकते हैं कि ये भी आपको विजिबल नहीं होगा, एक सेकेंड, आई हैव टू चेंज दिस, ये करते हैं। विड्रॉल जो मेथड है, विड्रॉल मेथड में हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें इंसेमिनेशन की प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था कि सर पेनिस जो होता है वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके इंसेमिनेट करता है, स्पर्म को वहां इजेकुलेट करने का काम करता है। इस मेथड में क्या होगा, स्पर्म को बॉडी के बाहर ही क्या करना पड़ेगा सर, इजेकुलेट करना पड़ेगा। जब भी कोइटस होता है तो ड्यूरिंग कोइटस हम ये लिख सकते हैं स्पर्म इजैकुलेट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द वेजाइना। हम क्या कह सकते हैं सर, ये कि इंसेमिनेशन की प्रोसेस को रोक दिया जाए। कोइटस हो, कोइटस के बाद में जब इजैकुलेट करता है एक मेल, यानी कि स्पर्म को रिलीज करता है, तो वो प्रोसेस कहाँ हो, वेजाइना के बाहर हो जाए। इससे क्या हो सकता है, किसी हमने कोई भी कोई केमिकल यूज में नहीं लिया है, कोई हमें कहें कि हम लोगों ने कोई कोई अदर एड कोई भी यूज में नहीं लिया है, केवल इस चीज का ध्यान रखना होता है मेल को कि उसको वेजाइना में इंसेमिनेट नहीं करना, उसको बॉडी के बाहर इंसेमिनेट करना है। इसको हम बोलते हैं विथड्रॉल मेथड कहते हैं। दूसरा जो है वो है आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है कि सर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, जब हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद में जब हम रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात कर रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी किया था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप बता सकते हैं, आपको पता है कि जो 8 10 to 14 डेज का पीरियड है, या मैं बोलूँ 10 to 17 डेज का पीरियड है, ठीक है। तो ये जो पीरियड है इसमें ओवुलेशन के चांसेस क्या हैं, ओवुलेशन के चांसेस वेरी हाई। इस पीरियड में ओवुलेशन के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपका जो है ओवम या सेकेंडरी oocyte अवेलेबल होगा, और इस दौरान यदि कोइटस होता है, स्पर्म को डाला जाता है फीमेल के उसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, तो चांसेस हैं किसके, फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं सर, बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, इस दौरान अवॉइड किया जाए, कोइटस को अवॉइड किया जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि सर प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम बन जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में तीसरा जो है वो है आपका लैक्टेशनल अमेनोरिया। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या है सर, कि जब पार्टुरेशन की प्रोसेस होती है तो आफ्टर बेबी डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी के बाद में एक फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का अमाउंट क्या हो जाता है, सडनली रेज हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि जब उसका ये प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा होगा उसकी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा कि सर उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है सर, स्टॉप हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि प्रोलैक्टिन का अमाउंट लगभग, मैं कहूं कि क्योंकि वो उस वक्त इंटेंस लैक्टेशन पीरियड होता है, मदर अपने बेबी को फीड करवाने के लिए मैमरी ग्लैंड से क्या होता है सर, मिल्क सिक्रेट करती है। तो मैमरी ग्लैंड जब दूध निकालती रहती हैं, या हम ये बोलें कि मैमरी ग्लैंड के अंदर दूध का फॉर्मेशन होता रहता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता रहता है, तो ये पीरियड लगभग 6 मंथ का होता है, 6 मंथ।
तक, अप टू 6 मंथ तक ऐसी फीमेल में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इस पीरियड के अंदर कोइटस होता है तो देयर इज ए लेस चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन बेटा ये तीनों ही जो मेथड है ये नेचुरल मेथड है, हमें कुछ चीजों का ध्यान में रख करके हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये फेल भी हो सकते हैं। ये मेथड जो होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल फीमेल की बॉडी जो है वो अलग अलग है और अलग अलग रेस्पॉन्ड करती है। हो सकता है किसी के अंदर ये लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये जो पीरियड है वो 2 महीने का ही हो, किसी में 3 महीने का ही हो, किसी में 1 महीने का ही हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इन वाले अ, जो नेचुरल मेथड है, इन नेचुरल मेथड का फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हालांकि कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इससे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, लेकिन इसके फेल होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। जैसे कि अगर मान लो सर 9th डे के ऊपर ओवुलेशन हो जाए, या 18 डे पे भी ओवुलेशन हो, एग हो। जनरली ऐसा होता है कि 10 से 17 दिन के बीच में, 10 to 17 डेज के बीच में आपका ओवुलेशन होता है, और उसी के अंदर क्या होता है, चांसेस ज्यादा होते हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है फैलोपियन ट्यूब में हो। लेकिन अगर इसके अलावा भी हो और उस समय कोइटस हो जाए तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो मैं ही कह रहा हूं कि सर इन वाले जो विड्रॉल मेथड्स है या जो नेचुरल मेथड्स हैं, इनके फेल होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये हम ये कह सकते हैं कि सर इनमें हमें किसी भी तरीके कोई केमिकल यूज में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर। नाउ दूसरी बात करते हैं, और बात करते हैं हम किसकी, बेरियर मेथड की। नाउ व्हाट इज दिस बेरियर मेथड? बेरियर मेथड क्या है? तो बेरियर मेथड वो है कि सर आपके मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट क्या हो, प्रिवेंट, इनको क्या किया जाए सर, रोका जाए। तो बेरियर मेथड, बेरियर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बेरियर क्या करते हैं, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और पुलिस के जो बैरिकेटिंग लगी होती है आपकी गाड़ी को रोकने के लिए, तो बेरियर मेथड है। यानी कि बेसिकली इनका मतलब क्या है, रोकना। तो ये बेरियर मेथड जो है वो क्या करते हैं, बेरियर मेथड कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम ये बोलें कि बेरियर मेथड जो होते हैं वो मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए सेपरेट होते हैं। इसको मेल भी यूज में ले सकता है और फीमेल भी यूज में ले सकता है। तो मेल के लिए जो सबसे प्रचलित बेरियर मेथड है वो है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स जो है वो एक लेटेक्स की शीट होती है, लेटेक्स शीट, लेटेक्स से बनी हुई रबर शीट होती है, रबर कवरिंग होती है, और ये बेसिकली क्या करती है सर, इसको वाइल समवन हैविंग कोइटस, जब कोई कोइटस करता है तो इसको पेनिस के ऊपर क्या होता है सर, इसको पेनिस को ये क्या करता है सर, कवर करता है। तो ये किसकी कवरिंग है सर, रबर कवरिंग ऑफ पेनिस, पेनिस की रबर से बनी हुई एक कवरिंग है। ठीक है, जिससे क्या होता है सर, स्पर्म जो है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक के अंदर, हम ये कह सकते हैं मेल जो है अगर इंसेमिनेट भी करता है या स्पर्म को रिलीज भी करता है, तो ये जो रबर कवरिंग है ये क्या कर लेती है सर, उसको स्टॉप कर लेती है, उसको रोक लेती है। तो हम ये कह सकते हैं कॉन्डोम, गवर्नमेंट जो है वो इसको बड़े हम ये कह सकते हैं कि आपके जो CSC PSC है, जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है आपका निरोध। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है, जिस जिसकी जिस जिस ब्रांड को गवर्नमेंट जो है वो लोगों को फ्रीली अवेलेबल करवाती है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसको फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में कॉन्डोम जो है वो क्या करते हैं, आपकी प्रोटेक्ट करते हैं, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज। ये एसटीडीज से भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि एसटीडीज क्या होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज।
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर है? तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो हैं वो होती कैसे हैं कि सर मेल और फीमेल के जो जेनेटियल फ्लूइड हैं अगर वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, और अगर मान लो कोई मेल इन्फेक्टेड है या फीमेल इन्फेक्टेड है और अगर इनके जेनेटियल फ्लूइड आपस के अंदर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो देयर इज ए चांसेस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या होती हैं, फैलती हैं। तो ये जो कॉन्डोम्स है ये क्या करते हैं, इनको भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेल के लिए एक बैरियर मेथड बहुत अच्छा मेथड है। ये प्रेगनेंसी को तो रोकता ही है एज वेल एज ये आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। क्लियर है? देन उसके बाद हम बात करते हैं इन पे बाद में बात करेंगे अपन, है ना। तो अभी अपन क्या बात कर रहे हैं सर, फीमेल, इसकी बात कर रहे हैं सर, फीमेल। अभी हम लोगों ने किसकी बात करी, मेल की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल। तो फीमेल बैरियर मेथड कौन से है, फीमेल के लिए बैरियर मेथड कौन कौन से होते हैं। तो फीमेल के लिए बैरियर मेथड कौन कौन से हैं, देखिए सर, इसमें हम बात कर सकते हैं डायफ्राम, वॉल्ट, सर्विकल कैप, कौन कौन से मेथड्स हैं ये, डायफ्राम है, वॉल्ट है, सर्विकल कैप है। तो ये डायफ्राम क्या है, अगर मैं कहूं कि सर इसको थोड़ा सा यहां से मैं रब कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं, एक बार देखो। डायफ्राम क्या होता है बेटा, ये भी एक रबर कवरिंग होती है ऑफ वेजाइना, रबर कवरिंग ऑफ वेजाइना, ये वेजाइना की रबर कवरिंग होती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है सर, ये जब भी कोई फीमेल कोइटस करती है तो इसको कैसे यूज में लिया जा सकता है सर, ये रबर कवरिंग जो है ये पूरी वेजाइना को क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसकी बनावट आती है कि ये आपकी पूरी वेजाइना को इस तरीके से कवर कर लेती है, जिस तरीके से कॉन्डोम पेनिस को कवर करता है, ठीक उसी तरीके से ये डायफ्राम भी क्या करता है, एक रबर रबर की शीट होती है। खास बात ये भी है कि सर डायफ्राम जो होता है उसको हम फीमेल कॉन्डोम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फीमेल कॉन्डोम, ऑल्सो नोन एज फीमेल कॉन्डोम, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रबर कवरिंग है, पूरी वेजाइना को कवर कर रही है, तो यहाँ पर भी जेनेटियल फ्लूइड के मिक्स होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि सर ये भी आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, वॉल्ट की और सर्विकल कैप की, ये दोनों ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको जो क्या करते हैं सर, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। कैसे, ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स पे लगाए जाते हैं या सर्विक्स को कवर कर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये समझाऊं, तो ये वेजाइना है,
और यहाँ इनको इंसर्ट किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से आपकी जो सर्विकल कैप है, या हम ये बोले सर्विकल कैप हुआ या वोल्ट हुआ, दोनों ही क्या करते हैं, सर्विक्स को क्या कर लेते हैं, कवर करने का काम करते हैं। लेकिन बेटा ये जो है प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करते हैं, बट कांट प्रोटेक्शन, कांट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज। ये एसटीडीज से आपको क्या नहीं करते सर, ये एसटीडीज से बचाने का काम नहीं करते। ठीक है, तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है बेटा एग्जाम में, छोटे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वहां पर ये बात पूछी जा सकती है। ये इनका एक ड्रॉबैक है कि सर ये एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करवाते, लेकिन प्रेगनेंसी से ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली बात क्या है कि सर स्पर्म यहाँ अगर रिलीज होते हैं तो ये स्पर्म को क्या करते हैं, अंदर जाने से क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं सर, स्पर्म को रोकते हैं यूट्रस में जाने से, या आगे फर्दर मूव करने से रोकते हैं। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी को तो क्या करेंगे, ये रोकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में ये, जैसे कॉन्डोम आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा रहा था, ये ऐसा नहीं करते हैं ये, क्योंकि यहां पर जेनेटियल फ्लूइड जो है मेल और फीमेल का, वो कांटेक्ट में आएगा ही आएगा, और इस पे चांसेस हो सकते हैं कि सर आपको एसटीडी हो सकती है अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक इनका बेस्ट हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेज ये भी है कि हम इनको क्या कर सकते हैं सर, ये रीयूजेबल है, दीज आर रीयूजेबल। रीयूजेबल मतलब इनको वॉश करके फिर से हम क्या कर सकते हैं, इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी ये कह सकती है कि इनका एक जो बेनिफिट है, एनसीईआरटी कह रही है कि हमारा इनका एक बेनिफिट ये है कि ये रीयूजेबल है, देयर इज नो नीड टू परचेज एवरी टाइम न्यू वन। लेकिन कॉन्डोम्स के साथ में, डायफ्राम्स के साथ में, कॉन्डोम्स के साथ में बेसिकली ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि सर वी नीड टू यूज न्यू एवरी टाइम। हमें इसको हमेशा नया ही यूज में लेना होगा, क्योंकि ये वन टाइम यूज है, यूज एंड थ्रो वाला केस इसके साथ में है। तो इनके साथ में ऐसा केस नहीं है, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, वॉशेबल है, रीयूजेबल है, और यहां पर इसको हमेशा हमें नया ही परचेज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे बैरियर मेथड जिन पे हमने डिस्कस किया, मेल के लिए और फीमेल के लिए। ये बेसिकली क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या करते हैं, रोकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, और अब जो नया हमारा मेथड है जिसको हमें पढ़ना है वो है आपका केमिकल मेथड। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, केमिकल मेथड पे डिस्कस करते हैं। देखिए केमिकल मेथड, केमिकल मेथड क्या है बेटा, केमिकल मेथड है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स क्या किए जाएंगे सर, डाले जाएंगे। किसके थ्रू, हम ये कह सकते हैं सर पिल्स के थ्रू। पिल्स, पिल्स मतलब गोलियां। तो ये पिल्स कैसी हो सकती हैं सर, पिल्स हो सकती हैं सर सीओडी, यानी कि कंबाइंड ओरल पिल, और एक पीओपी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। देखो बेटा कंबाइंड ओरल पिल का मतलब क्या है कि सर ऐसी गोली जिसके अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, और इसमें केवल क्या हो, प्रोजेस्टेरोन हो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको। तो बेसिकली ये गोलियां करती क्या है, इनके अंदर आपके हॉर्मोन्स होते हैं, फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और इधर प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहे हैं अपन। तो ये कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकता है। ये जो गोलियां होती हैं बेसिकली करती क्या है सर,
आर्टिफिशियली तरीके से हम लोगों ने फीमेल की बॉडी के अंदर इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ दीज हार्मोन, इन हार्मोन का लेवल जब होगा, इन दीज इंक्रीज लेवल ऑफ दीज हार्मोन इन फीमेल बॉडी inhibit the release of LH and FSH। दोनों ही ये कैसे हार्मोन है, गैमीट को फॉर्मेशन में हेल्प करने वाले हार्मोन है। आपको पता है हमने इस पे डिस्कस भी किया है, LH और FSH पे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ pituitary gland which is known as adenohypophysis। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर से ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं, GnRH बोलते हैं हम इनको, LH और FSH। अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल फीमेल की बॉडी में क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, तो ये दोनों हार्मोन जो है वो सिक्रेट नहीं हो पाएंगे। और दोनों ही हार्मोन गैमीट के फॉर्मेशन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जब इनका लेवल हाई होगा, तो अगर फीमेल में FSH का लेवल हाई है, तब तो फॉलिकल्स डेवलप होती हैं और क्या होता है, आपके सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इनका लेवल अगर ये सिक्रेट ही नहीं हो रहे हैं, तो सर क्या नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगी नहीं, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर नहीं होगी, वहां से एग रिलीज नहीं होगा। जब एग रिलीज ही नहीं होगा, फीमेल गैमीट ही नहीं बनेगा, तो क्या होगा, आपका प्रेगनेंसी के चांसेस नल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये गोलियां क्या करती हैं, ये गोलियां आपके इन हार्मोन को नहीं रिलीज होने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये गोलियां कौन कौन सी हैं, तो बेटा एक गोली है, जैसे मैं बात करूं मालाडी। मालाडी जो टेबलेट है, इसको कंटिन्यूसली 21 डेज तक लिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 21 डेज तक लिया जाता है। ठीक है, मेंसेस के बंद होने के बाद, यानी कि शुरुआती जो ब्लीडिंग फेज होती है उसको, उसके होने के बाद में 21 डेज तक इसको कंटिन्यूसली लिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है सर, 21 डेज लेने के बाद में फीमेल को फॉलिक एसिड की टेबलेट्स, यानी कि आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं। आयरन टेबलेट्स दी जाती हैं सर, जिससे जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी रिकवरी हो जाए। ये भी वही काम करती हैं कि सर क्या नहीं होने देती सर, गैमीट यानी कि सेकेंडरी oocyte को रिलीज नहीं करती, ओवुलेशन नहीं हो पाता, जिससे प्रेगनेंसी रुक जाती है। लेकिन सर ये जो मालाडी है, इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले। फीमेल में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले, उनका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाना, है ना, मूड स्विंग्स होना, ये सब इसके कुछ साइड इफेक्ट है। तो हमारे इंडिया में एक और पिल, गर्भ निरोधक गोली, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उसको डेवलप किया गया है, जिसका नाम क्या है, सहेली। जिसका नाम क्या है, सहेली। सहेली जो पिल है, ये क्वाइट, हम ये कह सकते हैं काफी अच्छी गर्भ निरोधक गोली है। इसको हमारे CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप किया है। अभी थोड़े दिनों पहले, 5-6 महीने पहले या लगभग साल भर पहले, इनके जो डायरेक्टर थे वो सुर्खियों में भी थे कि उनका डेथ हो गई थी वो। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये जो सेंट्रल रिसर्च
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, CDRI, उन्होंने इस पिल को डेवलप किया है जिसका नाम क्या है, सहेली। ये खास बात क्या है सर इसकी, इसको लिया जाता है वंस इन ए वीक, सप्ताह में केवल एक बार लिया जाता है सर। और इसमें कोई आपके ये जो फीमेल हार्मोन है ये नहीं होते, इसमें एक ऑर्मेलोफ्लेक्सिन करके, ऑर्मेलोफ्लेक्सिन, ऑर्मेलोफ्लेक्सिन एक केमिकल होता है जो ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, ओवुलेशन को नहीं होने देता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी पिल है जो फीमेल में कोई साइड इफेक्ट शो नहीं करती। तो देर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस पिल। इस पिल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बेटा आपसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सहेली पिल को डेवलप किसने किया, तो सीधा सीधा नाम पूछा जा सकता है CDRI इंस्टीट्यूट का। कैसे लेते हैं इसको, वंस इन ए वीक लेते हैं, ठीक है। माला डी क्या है, ठीक है, इनमें कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। तो आप इस तरीके से ये इस स्टडी से अलग अलग तरीके के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो आप लोग अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कुछ याद करने वाली चीजें हैं इनके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी इजी बातें हैं, आप लोगों को सिर्फ माइंड में ध्यान रखना है। 3 नंबर का ये चैप्टर आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो हमको सिर्फ एक बार इसको पढ़ करके इसको सारी चीज़ें जो है ना हमारे ब्रेन के अंदर रखनी है। और आई होप ये चैप्टर भी ऐसा ही है बेटा कि एक बार हमने जब इसको इजी गोइंग में हमारे 3 नंबर तो रखे हुए हैं कि आसानी से ये चैप्टर हमारा याद भी हो जाता है। तो चलिए, ये है हमारी पिल्स के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं हमारे अगला जो मेथड है, जैसे हम लोगों ने बात करी, वो है आईयूडीज। तो आईयूडीज क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फीमेल के यूट्रस के अंदर क्या किए जाते हैं सर, इम्प्लांट किए जाते हैं, या हम कहें कि वहां पर उनको लगाया जाता है, जो आपकी प्रेगनेंसी को रोके। बच्चों के अंदर गैप, अगर कोई फीमेल है, अगर वो तुरंत एक उनको बेबी हुआ है और वो कुछ 2 या 3 साल का गैप रखना चाहती हैं, तो ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से ये गैप मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिवाइसेस कौन कौन से हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो देखिए इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो हैं, आईयूडीज जो हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। वन है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडीज। ऐसी जो आईयूडीज होती हैं वो कॉपर आयन को रिलीज करती हैं। ये जनरली कैसी होती हैं, जैसे मैं बोलूं इनकी बात करूं तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की होती हैं, कुछ इस तरीके की होती हैं। तो ये आपके वो डिवाइसेस हैं जिनको यूट्रस के अंदर लगाया जाता है। ये कॉपर आयन बेसिकली क्या करते हैं, कॉपर आयन रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर आयन जो होते हैं वो फर्टिलिटी को और मोटिलिटी को, मतलब स्पर्म की मोटिलिटी, जैसे स्पर्म है उसकी जो टेल है उसके ऊपर जाकर के ये कॉपर आयन क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और उनकी मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। और हम ये कहें कि सर उनकी जो फर्टिलाइजेशन करने की एबिलिटी है उसको भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, तो काफी वीक कर देते हैं ये स्पर्म को, जिसके कारण क्या होता है, आपका
फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। ऐसे ही कुछ आयोडीज होती हैं, उनको हम बोलते हैं हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज। अब ये हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज क्या होती हैं? जैसे सर ये पिल्स जो काम कर रही हैं वो ये काम करती हैं, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं, जिससे क्या होता है एलएच और एफएसएस सिक्रेट नहीं हो पाते, वो नहीं निकल पाते, और क्या हो जाता है सर, जो हम ही कह सकते हैं कि ओवुलेशन नहीं हो पाता। तो ये कौन सी हैं? LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। तो हमारी एनसीईआरटी में ये दो एग्जाम्पल हैं, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट जो है, ये वो आयोडीज हैं जो क्या करती हैं, आपके हॉर्मोन्स को रिलीज करने का काम करती हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तीसरी जो कैटेगरी है उसकी, तो तीसरी कैटेगरी में जो है आप लोगों के आती हैं सर नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज क्या है? देखो, अगर यूट्रस के अंदर कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या है प्लेस्ड है, रखा हुआ है, तो उससे क्या होगा सर, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में क्या आती हैं सर? जैसे लिपीज लूप। लिपीज लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में आती है। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। आयोडीज जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज हैं, इनको हमने कैटेगराइज कर रखा है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में, हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज में और नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में। इनका एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग का, हार्मोनल रिलीजिंग का LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, और नॉन मेडिकेटेड आयोडीज का जो है वो है आपका लिपीज लूप। ठीक है, तो लिपीज लूप से कोई केमिकल नहीं निकलता है, लेकिन ये क्या करती हैं सर, आपका हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वहां प्लेस्ड है तो ये प्रेगनेंसी को क्या करेंगी सर, रोकेंगी। नेक्स्ट जो है कैटेगरी हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है आपका इम्प्लांट। इम्प्लांट और इंजेक्शन को हम एक ही कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। एक्चुअली बेटा ये वो डिवाइसेस हैं, इम्प्लांट्स क्या होती हैं, कुछ निडल्स होती हैं जो फीमेल की बॉडी के अंदर सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के नीचे क्या कर दी जाती हैं, बॉडी में कहीं पे भी प्लेस कर दी जाती हैं। और ये जो निडल्स होती हैं, ये निडल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, इनके अंदर हॉर्मोन्स प्रेजेंट होता है। ये निडल्स जो हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, ये हॉर्मोन्स क्या करती रहती है, रिलीज कर देती है। तो निडल्स विच रिलीज हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और एक बहुत अच्छा साधन है कि आपको कोई गोली नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी, ये खुद ही अपना स्किन से नीचे एक बार इनको प्लेस कर दिया जाता है, एंड देन उसके बाद में जब तक एक फीमेल नहीं चाहे कि उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब तक ये क्या करती रहती है, रिलीज करती रहती है, जिससे आपका ओवुलेशन नहीं हो पाता। सेम उसी प्रिंसिपल पे काम कर रही हैं। और ऐसे ही आपको डॉक्टर के पास में जाकर के अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वीकली या मंथली इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, जो भी आपके ओवुलेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो इंजेक्शन भी क्या करते हैं, आपके प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किन किन चीजों को कवर किया कि आप लोगों के नेचुरल मेथड क्या है। ठीक है, हम लोगों के नेचुरल मेथड क्या है, हमारे बैरियर मेथड क्या है, उसके बाद केमिकल मेथड कौन से हैं, उसके बाद आयोडीज क्या है, उसके बाद आप लोगों के इम्प्लांट और इंजेक्शन क्या है। ठीक है, नाउ सबसे
लास्ट में हम बात करते हैं एक और मेथड की जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। नाउ व्हाट इज दिस सर्जिकल मेथड? सर्जिकल मेथड मेल और फीमेल दोनों में यूज में आता है। तो जैसे अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर सर्जिकल मेथड कौन से हैं? जैसे आपका वसक्टोमी। वसक्टोमी जो है वो क्या है? कट एंड ब्लॉक द वॉसा डिफरेंस। वासा डिफरेंस को क्या किया जाए? कट किया जाए और ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा? स्पर्म का इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने देखा था ना, याद हो आप लोगों को, तो हम लोगों ने जब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखा था तो टेस्टिस से एपिडाइमस से एक ट्यूब निकल रही है वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस को यदि कट और ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्पर्म क्या होंगे? इजैकुलेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एक बार रुकना। तो मेल के अंदर वसक्टोमी क्या है? कट एंड ब्लॉक द वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस जो होती है, वास डिफरेंस जो होती है, उसको कट और ब्लॉक कर दिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? वैसेक्टोमी कहलाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दोनों वासा डिफरेंस को कट और ब्लॉक किया जाएगा। क्लियर है? ऐसे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो ये टेक्निक होती है वो क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी। इसमें कट एंड ब्लॉक किया जाता है किसको? फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब जो है उसको कट और ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब को कैसे? तो यहां से क्या किया जाएगा सर? इसको दोनों तरफ से, तो फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाएगा सर? यहां से कट और ब्लॉक किया जाएगा। ऐसे ही सर जो आपका टेस्टिस है, इस टेस्टिस से ये वाली जो ट्यूब आ रही है इसको क्या किया जाएगा? कट और ब्लॉक किया जाएगा दोनों तरफ की। तो ये है आपका सर्जिकल मेथड। ऑपरेशन होता है बहुत ही मैं कहूँ कि कम समय में होने वाला ऑपरेशन है। फीमेल में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मेल के अंदर तो बहुत ही शॉर्ट टाइम का ऑपरेशन होता है, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं वो आउटसाइड ही लाइज करते हैं, तो वहीं से कट लगा करके इनको ब्लॉक कर दिया जाता है। इसका एक ड्रॉबैक क्या है? ये काफी अच्छा मेथड है लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि सर ये एक परमानेंट मेथड है। दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसको कभी भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब ड्रॉबैक क्यों है? सपोज किसी के एक ही बच्चा है और भगवान ना करे किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे जो कपल्स हैं जिन्होंने इस टेक्निक को अपना रखा है, वो ये टेक्निक रिवर्स तो हो नहीं सकती और वो फिर कभी भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं ले सकते, या मैं कहूँ कि उनके खुद के बच्चे नहीं हो सकते। तो ये एक परमानेंट मेथड है, यही इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी इस वाले मेथड से आपका, हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी के 2-3 बच्चे हैं और ये चाहते हैं तो वो ये तरीका अपना सकते हैं, जिससे वो फर्दर जो है अपना परिवार को नियोजित कर सकते हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने मेथड्स पढ़े जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो हैं उनको अपनाकर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको अपना करके हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं और हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मार्केट में अवेलेबल जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं
ये इसलिए अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से क्या कर रही है बेटा, ग्रो कर रही है। और अगर हम चाहें इस पे कंट्रोल लाना तो गवर्नमेंट जो है हमारे को ये इस तरीके से ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। उसके साथ साथ में एक और तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार जब ये सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं, या हम ये बोलें कि गलती से या ना चाहते हुए भी अगर कंसीव हो जाता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और फीमेल ये बच्चा नहीं चाहती है, या वो हम ये कह दें कि 1 से 2 महीने हो जाते हैं और फीमेल जो है वो ये नहीं चाहती कि वो माँ बने, तो जब ये मेथड्स, बाकी जितने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जब ये फेल हो जाते हैं, तब एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, इस ये जो तरीका है इसको इंडिया में बैन किया गया था, या मैं कहूं कि सर पूरे वर्ल्ड में ये क्या था, पूरे वर्ल्ड में ये बैन था, लेकिन इंडिया में भी बैन किया गया इस मेथड को, क्योंकि ये एक तरीके से हम देखें इनडायरेक्टली एक जीव हत्या ही है। ठीक है, यानी कि किसी को मारना ही है, लेकिन इंडिया में इसको क्या किया गया, लीगलाइज किया गया। इन 1971 इट इज लीगलाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में इसको क्या किया गया, लीगलाइज किया गया। क्यों? देखो, विथ सम स्ट्रिक्ट लॉज, कुछ कानून बना करके, या स्ट्रिक्ट कंडीशंस, हम ये भी बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ में इसको क्या किया गया, लागू किया गया इंडिया में। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप। अगर प्रेगनेंसी रेप के कारण हो रही है तो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं कि एमटीपी की जा सकती है। ठीक है, दूसरा, इफ देर इज ए डेंजर ऑफ मदर्स लाइफ ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कारण मदर की लाइफ को क्या है, खतरा है, तो भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है। तीसरा, सर इफ fetus have serious health issues, सीरियस हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसको कोई डाउन सिंड्रोम है या क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर कुछ ऐसा फीटस के साथ में देखने को मिलता है तो हम ये एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, एमटीपी जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें करवाना सेफ है, यानी कि शुरू के 3 महीने सेफ है। अगर ये इससे अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, या मैं कहूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते हैं, तो ये काफ़ी माँ के लिए बड़ा खतरनाक, हम ये कह सकते हैं कि उसकी जान के ऊपर खतरा है। तो एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। अब होता क्या है कि बेटा हमारे इंडिया के अंदर ये एमटीपी का बैन करने का रीज़न ये था कि सर पहले आपको पता है फीमेल फिटिसाइड हुआ करता था, अभी भी कुछ जगह ऐसा परफॉर्म होता है कि अगर
जो फीटस है वो फीमेल है, तो उसको मदर के वॉर्म के अंदर ही क्या किया जाएगा सर, खत्म कर दिया जाता है। कैसे? इस टेक्निक के थ्रू ही, एमटीपी के थ्रू। हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन वो भी इस चीज़ को क्या कर देते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई करी हैं कि इसी केस में आप एमटीपी करवा सकते हैं। इसके लिए किसकी जरूरत है? क्वालिफाइड डॉक्टर्स। आप केवल क्वालिफाइड डॉक्टर से ही क्या कर सकते हो, एमटीपी को परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है। हमारे देश में ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जहाँ पे अनक्वालिफाइड जो लोग होते हैं वो भी ऐसा काम करते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं। आप एमटीपी केवल क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवा सकते हैं, और कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ में इसको क्या किया गया है, इंडिया में लागू किया गया है। हमारी बुक के अंदर एक डाटा ये भी दे रखा है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी एमटीपी, मिलियंस में एमटीपी परफॉर्म की जाती हैं। अगर मान लो ये एमटीपी परफॉर्म नहीं की जाती होती तो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन और भी ज़्यादा होती, देखने को मिलती। नाउ हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं बेटा। वो लास्ट पड़ाव क्या है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं सर जिसको हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी। इससे पहले एक टॉपिक और है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उस पर भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी पे। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी कोई कपल्स, जो कपल्स हैं उन कपल्स में सर हमें बोलें कि इनफर्टिलिटी क्या है, अगर मैं हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं बांझपन। ठीक है। और बांझपन क्या है कि सर अगर कोई फर्टाइल कपल क्या नहीं कर पा रहा, कंसीव नहीं कर पा रहा, चाह कर के भी अपने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे समाज में आप लोगों को लोग देखने होंगे कि जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अब वो उसके पीछे रीजन कोई, मेल में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सपोज कुछ मेल्स जो होते हैं, उनके मेल्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, उनकी मोटिलिटी बहुत कम होती है, उनकी फर्टिलिटी एबिलिटी बहुत कम होती है। ये कुछ जेनेटिक रीजन की वजह से भी हो सकती है और कुछ फिजियोलॉजिकल रीजन की वजह से भी हो सकती है। तो ऐसे जो कपल्स होते हैं, ऐसे जो मेल्स होते हैं, वो फर्टाइल स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होता है, उनके बच्चे नहीं हो पाते। फीमेल्स के साथ में क्या प्रॉब्लम है? फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब कई बार क्या हो जाती है सर, ब्लॉक हो जाती है, या उनकी ओवेरी जो है वो प्रॉपर तरीके से एग को या सेकेंडरी ओसाइट को बाहर नहीं निकाल पा रही या निकाल पाती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, जिस वजह से भी क्या होता है, आपका इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। नाउ अब हाँ, मॉडर्न डे साइंस के अंदर ये चैलेंज है कि सर ऐसे जो कपल्स हैं उनको हम किस तरीके से संतान सुख दे सकते हैं। ठीक है। तो ये कैसे हम ये ऐसा कर सकते हैं, तो इस बात को हम समझे तो मॉडर्न डे साइंस में जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, ये इनफर्टाइल कपल्स को असिस्टेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट में इनको क्या बोलते हैं, एआरटी, संतान सुख इनको मिल सकता है। कैसे? देखिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो हैं वो हमें कहें कि दो तरीके से हो सकती हैं। एक होती है
IVF। ठीक है, या मैं दोनों ही बातें लिखूं आपके सामने। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। शॉर्ट में अगर बोला जाएगा तो इनको दोनों को ही आईवीएफ टेक्निक्स बोलते हैं, लेकिन दोनों के अगर हम बात करें तो एक क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है और एक दूसरा क्या है एक इन विवो फर्टिलाइजेशन है। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विवो फर्टिलाइजेशन है जब फर्टिलाइजेशन कहां हो, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द मदर बॉडी। फर्टिलाइजेशन कहां हो, मदर की बॉडी में हो। ठीक है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन takes place outside of the mother body। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो मदर की बॉडी के बाहर होगा। मदर की बॉडी के बाहर होगा, यानी कि एक आर्टिफिशियल मीडियम में बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसको हम इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को अपन टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में होता है, जबकि इन विवो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन जो होगा वो मदर की बॉडी में ही होगा। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मदर बॉडी। तो इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, जैसे एक बात करें हम ZIFT की। ZIFT क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस टेक्निक में क्या होता है, जैसे ये मैंने क्या लिखा ऊपर, इन विट्रो की बात कर रहे हैं बेटा पहले अपन, मैंने वीवो लिखा है ना, यहां पर क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है सर? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये एग है आपका, ठीक है, और इससे ये जो स्पर्म है ये क्या कर रहा है सर? फ्यूज कर रहा है। तो हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करवा रहे हैं सर? इसको फ्यूज करवा रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करवाने के बाद में जब ये आपका अप टू 8 सेल्ड, यानी कि इसमें ब्लास्टोमियर जो हैं वो कहाँ तक? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सेल की ब्लास्टोमियर तक, अप टू 8 सेल, 8 सेल या 8 सेल तक कम जाइगोट जब ये इस तरीके से एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है 8 सेल तक, तो इसको हम यहां से क्या कर सकते हैं सर? ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में हम क्या कर सकते हैं? इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। क्लियर है आपको बात? कब तक? जब तक ये 8 सेल तक है, ठीक है। दूसरा होता है आपका आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर क्या है कि अगर ये मोर देन ब्लास्टोमियर्स है, मोर देन 8 सेल्स हो जाए, यानी कि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, ब्लास्टोमियर जो हैं वो कितनी है? 8 से ज्यादा है। तो 8 से ज्यादा वालों को, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर ना करके उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ? उसको ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, ट्रांसफर करते हैं, यहां ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। और ये कैसी टेक्निक्स हैं? ये टेक्निक्स हैं जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है? फीमेल की बॉडी के बाहर, ठीक है। दोनों ही टेक्निक में हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया और जाइगोट को ट्रांसफर करवाया। अगर वो 8 सेल तक का होगा तब तो हमने क्या करवाया? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर उससे ज्यादा है तो हमने क्या करवाया? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर है? नाउ इसी में आगे हम बात करते हैं एक टेक्निक जिसको बोलते हैं आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि सर कई बार स्पर्म्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, तो ऐसे स्पर्म्स को फीमेल से एग कलेक्ट करके और डोनर से स्पर्म को कलेक्ट करके, या ऐसा जो जिसके स्पर्म्स बहुत ज़्यादा वीक है उनको कलेक्ट करके आर्टिफिशियली उसके साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाता है। जैसे इसको दिखाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस टेक्निक को बताया गया है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कैसे होता है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका एग है, इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। और ये निडल है, ये क्या है?
निडल है, यहाँ आपको निडल दिखाई दे रही है। तो ये जो निडल है ये तो आप देख सकते हैं ये ओवम है, ये निडल इसमें इंसर्ट की जा रही है, ये आपका स्पर्म जो है इसमें क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। नाउ फर्दर ये स्पर्म क्या कर देगा, ये सर इसको फ्यूज कर देगा। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये टेक्निक होती है। ये भी किस टेक्निक में आती है सर, ये भी आपके जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ही या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आती है। इसके बाद हम बात करें तो आपकी टेक्निक है इन विवो फर्टिलाइजेशन। और इन विवो फर्टिलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि सर ये आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें कई बार क्या होता है, फीमेल के अंदर ये ब्लॉक्ड होती है। तो ओवुलेशन जब होता है तो आपके ये ओव्यूल या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे नहीं जा पाती। तो इस कंडीशन में क्या करें, यहां से इसको कलेक्ट करके और इसकी फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दें, डाल दें, आगे उस जो ब्लॉकेज है उससे आगे हम क्या कर दें सर, इसको मूव करवा दें। तो ये जो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है इसमें फर्टिलाइजेशन मदर की बॉडी में ही होना है, या फिर कोई फर्टाइल जो सेकेंडरी ओसाइट अगर यहां से ये रिलीज नहीं हो पा रहा तो किसी डोनर मदर की जो सेकेंडरी ओसाइट है उसको कलेक्ट करके हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं सर, उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं इनको बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो है वो किस में आती है, इन विवो फर्टिलाइजेशन में आती है, जिसके अंदर फर्टाइल गैमीट जो है मदर के जो फैलोपियन ट्यूब में है, या हम कोई डोनर मदर से जो गैमीट है उनको कलेक्ट करके कहाँ डाल सकते हैं सर, फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन जो हो वो मदर की बॉडी के अंदर ही हो। ऐसी एक टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी डोनर से स्पर्म्स को कलेक्ट करके और फीमेल के अंदर क्या किए जाते हैं, आर्टिफिशियली तरीके से क्या किए जाते हैं सर, उनके वेजाइना में डाले जाते हैं, या हम कहें कि इंसेमिनेट किए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सर, इसी टेक्निक को हम कहते हैं सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं आपको इस चैप्टर को बस यहीं पे मैं कहूँ कि हम ये सब टेक्निक जान चुके हैं। अब इस चैप्टर का जो लास्ट है पोर्शन है वो ये कह रहा है, एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बच गया, जो डिजीज वाला पोर्शन आएगा तब मैं आपको वहां पे पढ़ा दूंगा। इस चैप्टर के एंड में आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी क्या है सर, कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इनके अंदर, और अगर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको क्या करना चाहिए, वो कैसे संतान सुख ले सकता है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली टेक्निक्स हैं। जितने भी ARTs हैं ये बहुत ज़्यादा क्या है, महंगी टेक्निक्स हैं, और इनको अफोर्ड करना किसी नॉर्मल, यदि मैं कहूँ कि कोई गरीब आदमी है तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप ऐसे जो कपल्स हैं उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि सबसे बढ़िया ये है कि आप अनाथालय जाएं, ऑर्फनेज में जाएं, और वहाँ आप ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। इससे क्या होगा, उन बच्चों को माँ बाप का सुख मिल जाएगा, या मैं कहूँ कि उनको
पेरेंट्स मिल जाएंगे, और आपको ऐसे जो कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। उनको अपने बच्चे, या हम बोल सकते हैं कि वो अपने बच्चों बच्चों की तरह ही उन बच्चों को क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही बेटा। आज हम लोगों ने ये थर्ड चैप्टर जो था वो भी कंप्लीट किया। इसका एक पोर्शन है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो डिजीज वाला जो चैप्टर हम जब शुरू करेंगे तब वहाँ उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है उसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स बता सकते हैं, और ऐसी क्लासेस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल यूट्यूब पे भी और ऐप पे जिसका नाम है गुरुजी 4.0। वहाँ जो गूगल या यूट्यूब पे आप लोगों को हमारी क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस हमने वहाँ डाली हैं, आप उनका रिव्यू लेकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपनी बढ़िया तैयारी के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ जिसके अंदर हम अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।